गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन जाए वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे इस समय, और मौर्य वंश में हमने आपसे कल ही कहा था कि हमने आपसे पहले ही कहा था, कल ही कह दिया था कि अब हम लोग मौर्य वंश के कुछ व्यवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी व्यवस्था थी और उनकी व्यवस्था का यूनिकनेस क्या था, उनकी व्यवस्था अच्छी कैसे थी। तो सर्वप्रथम इनके प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था के विषय में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इसमें से इन चारों में से प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों, और देखते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आर्थिक व्यवस्था तक जाएंगे कि इनकी व्यवस्था कैसी थी। तो आइए दोस्तों, हम लोग सर्वप्रथम मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानते हैं कि देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्राप्त होती है। मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एवं मेगस्थनीज की इंडिका से और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। दोस्तों, देखते हैं कि कौटिल्य ने प्रशासन के संबंध में सप्तांग विचारधारा प्रस्तुत की, जिनमें राज्य के 7 अंग होते थे, जिसमें पहला अंग होता था दोस्तों राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा मित्र, पांचवा सेना, छठवां कोष और 7वां दुर्ग होता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि राजा या सम्राट जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो राजा होता था दोस्तों, वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके यह निम्न कार्य करता था। विधायिका वाला कार्य राजा ही करता था दोस्तों, कार्यपालिका वाला भी कार्य राजा ही करता था, न्यायपालिका और सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी की जो भूमिका थी सब राजा में ही निहित हुआ करती थी। मौर्य वंश में आते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, मंत्रिमंडल। राजा की एक छोटी सी सलाहकार परिषद होती थी, जिसमें प्रमुख सदस्य होते थे युवराज, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित इत्यादि, और भी लोग होते थे। इतना पर्याप्त है दोस्तों। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एक मंत्रिपरिषद, सलाहकार मंत्रिपरिषद होती थी, जिसकी भी सलाह मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था। हम लोग प्रशासनिक स्थिति अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में आगे देखते हैं। अब अगला कैरेक्टर है दोस्तों तीर्थ या अमात्य, जो सर्वोच्च नौकरशाह होता था। तीर्थ या अमात्य जो सर्वोच्च नौकरशाह होता था। अर्थशास्त्र में अगला स्टेप है, अर्थशास्त्र में 18 आमात्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों, जिनमें प्रमुख हैं पहला देखिए सेनापति, जिसे सेना का प्रमुख माना जाता था, युवराज, जिसे राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था, पुरोहित, जो मुख्य धर्म अधिकारी होता था, समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, सन्निधाता है दोस्तों ये, सन्निधाता जो खजाने का प्रधान होता था,
नायक जो सैन्य संचालक का प्रधान होता था, और एक है अध्यक्ष जो विभिन्न विभागों का प्रधान माना जाता था। ये कुछ प्रमुख अमात्य हो गए दोस्तों। जो 18 हैं, जो 18 महत्वपूर्ण हैं, उनमें से ये 7 अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने करा दिया दोस्तों। याद करना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सैन्य प्रशासन के विषय में 3 सदस्यों का एक बोर्ड होता था, जिनमें 5 सदस्यों की 6 समितियां भी शामिल थीं, जिनका निम्नलिखित कार्य होता था। पहला कार्य इनका होता था नौसेना चलाना, सैन्य यातायात को सुरक्षित रखना, पैदल सेना की व्यवस्था करना, रसद एवं सैन्य सामग्री की व्यवस्था करना, अश्वरोही सेना की सहायता करना, रथ सेना का उपबंध करना एवं हाथी सेना का भी उपबंध करना इनका जो है प्रमुख कार्य हुआ करता था। अर्थात इनके देखरेख को करना जो है इन 6 समितियों का कार्य होता था, जिसमें 3 सदस्यों की बोर्ड जो है यह फैसला करती थी कि इन 6 समितियों को कौन कौन सा कार्य दिया जाए। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सैनिक की संख्या। प्लूटार्क एक लेखक होता था दोस्तों, जिसने बताया कि मौर्य वंश में 6 लाख सैनिक हुआ करते थे उस समय, जबकि जस्टिन ने भी यही जस्टिफाई किया कि लगभग 6 लाख सैनिक होते थे। लेकिन प्लिनी नामक जो एक लेखक था, जबकि दोस्तों प्लिनी नामक जो लेखक था उसने बताया कि 6 लाख तो केवल पैदल सैनिक हुआ करते थे, 30,000 अश्वरोही हुआ करते थे, 9,000 हाथी वाले सैनिक हुआ करते थे और 8,000 रथ सैनिक हुआ करते थे। तो ये अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्याय व्यवस्था उस समय 2 प्रकार की हुआ करती थी। एक दीवानी मामलों की न्याय व्यवस्था, दूसरी फौजदारी मामलों की न्याय व्यवस्था। दीवानी मामले की न्याय व्यवस्था को धर्मशोधन, जबकि फौजदारी मामले की न्याय की व्यवस्था को कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर विभाग भी रखे जाते थे दोस्तों। गुप्तचरों की व्यवस्था भी की जाती थी। जैसे एक होता था संचार गुप्तचर, जिसे भ्रमणशील गुप्तचर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यह इस राज्य में टहलता रहता था और देखता रहता था कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, राज्य के खिलाफ क्या हो रहा है या फिर राज्य के हित में क्या हो रहा है। एक होता थी संस्था, जिसे ये अस्थाई गुप्तचर की व्यवस्था करती थी ये संस्था। इसमें जो है उस स्थान पर हमेशा गुप्तचर रहते थे और वे राज्य के हित में या अनहित में जो कार्य होते थे उसे ले जा करके राज्य में पेश किया जाता था या राज दरबार में बताया जाता था। ये है दोस्तों राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के जो 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, पहला है समाहर्ता और दूसरा सन्निघात। समाहर्ता को राजस्व विभाग का प्रधान माना जाता था, जबकि सन्निघात को मुख्य कोषाध्यक्ष माना जाता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन की स्थिति क्या थी उस समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, जबकि अशोक ने उसे बढ़ाकर 5 भागों में बांट दिया, जो निम्नलिखित हैं। ये हो गया राज्य और ये हो गई उनकी राजधानियां, जिसे बांटा गया था अशोक के द्वारा। पहला है दोस्तों उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। दूसरा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। तीसरा है अवंतीपथ, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी दोस्तों। चौथा है दोस्तों प्रासी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और 5वां अर्थात अंतिम है कलिंग, जिसकी राजधानी टोसली हुआ करती थी।
जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी दोस्तों। अभी प्रशासनिक स्थिति में थोड़ा बहुत कुछ और रह गया है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को आगे देखते हैं और इसमें अगला स्टेप है, नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय प्रशासन कैसे डिवाइड हुआ था दोस्तों, देखते हैं। एक होता था स्थानिक, जो 800 गांवों का समूह कहलाता था, और दूसरा होता था दोस्तों द्रोणमुख, जो कि 400 गांवों का समूह कहलाता था। तीसरा होता था दोस्तों खरवटिक, जो कि 200 गांवों का समूह कहलाता था, और संक्रहण होता था दोस्तों, जो 100 गांवों का समूह कहलाता था। और पांचवा होता था ग्राम, जिसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहते थे। इसका प्रभारी ग्रामिक कहलाता था या ग्रामिक होता था। आइए दोस्तों नगर प्रशासन की ओर देखते हैं। 30 सदस्यों की दोस्तों एक मिस्टेक हो गई है हमसे। इसके पहले जो हम लोगों ने सैन्य प्रशासन पढ़ा था, सैन्य प्रशासन में मैंने 3 सदस्य बोल दिए थे दोस्तों, उसमें भी 30 सदस्य थे। 30 सदस्य थे, उसमें भी 30 सदस्य की 5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी। वैसे ही नगर प्रशासन में भी दोस्तों 30 सदस्यों की एक बोर्ड होती थी, जिनमें 5 सदस्यों वाली 6 समितियां हुआ करती थीं। इनका निम्नलिखित कार्य था। पहला, शिल्पियों और कारीगरों की देखभाल करना। दूसरा, विदेशियों की देखभाल करना। तीसरा कार्य इनका महत्वपूर्ण था, जनगणना करना एवं जन्म एवं मृत्यु का आंकड़ा रखना इनका प्रमुख कार्य था। वस्तुओं की बिक्री की देखभाल करना कि कौन कौन सी वस्तुएं मार्केट में बेची जा रही हैं, और बिक्री पर कर वसूलना भी इनका कार्य था। पूरे प्राचीन भारत में दोस्तों और मध्य भारत को अगर ले लिया जाए तो जितनी विकसित प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य वंश की थी, उतनी विकसित प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी वंश में नहीं पाई गई है। अब दोस्तों हम लोग अगले स्लाइड में इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग मौर्य वंश के धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं। मौर्य काल का प्रमुख धर्म दोस्तों वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म था। ये 4 प्रमुख धर्म थे मौर्य काल में, जिन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया गया था मौर्य वंशजों के द्वारा। पहला देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम शासक था दोस्तों, यह जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लेता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शासक को देखते हैं, जिसका नाम है अशोक। इसने जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखता था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ये हो गया दोस्तों धार्मिक व्यवस्था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करेंगे। अब आइए दोस्तों मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि मौर्य काल में क्या क्या उनके आय के स्रोत क्या थे, आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। आइए देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। पहला था दोस्तों कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा वाणिज्य या व्यापार। कृषि में देखते हैं दोस्तों,
कृषि की प्रधानता थी। भूमि पर राज्य के साथ साथ कृषकों का भी अधिकार होता था। इस राज्य में कृषि की प्रधानता हुआ करती थी। भूमि पर राज्य के साथ साथ कृषकों का भी अधिकार होता था। दोस्तों, राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था, राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 खेतों का वर्णन मिलता है दोस्तों, अर्थात 3 भूमियों का वर्णन मिलता है। पहला है कृष्ट, जिसे जुती हुई भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा आकृष्ट, जिसे बिना जुती हुई भूमि के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है स्थल, इसे उच्च भूमि या ऊंची भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर खेती हुआ करती थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि राज्य के आय का जो प्रमुख स्रोत था वह भूमिकर होता था। जो उत्पादन का 1/6 होता था। यह जो कर था यह 2 प्रकार से लगाया जाता था। एक था सेतु कर और दूसरा दोस्तों वन कर के नाम से जाना जाता था। भूस्वामी या क्षेत्रक, जिसे उपवास भी कहा जाता है, उसे उस समय काश्तकार कहा जाता था। नोट में देख लेते हैं दोस्तों, सीता जो कि राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था। भाग उपज से होने वाली आय को कहा जाता था, जबकि प्रवेश आयात से होने वाली आय को कहा जाता था और निष्क्राम में निर्यात से होने वाली आय को कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रणय। आपातकालीन कर लगाया जाता था, जिसे हम लोग प्रणय कहा जाता था उस समय। और हिरण्य, जो कि अनाज के रूप में न लेकर के नगद के रूप में दोस्तों लिया जाता था। अभी थोड़ा बहुत रह गया है दोस्तों अर्थव्यवस्था में, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। आइए दोस्तों, और हम लोग मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सेतुबंध, जिसे सिंचाई कर के नाम से जाना जाता था। और एक है वृष्टि, जिसे निःशुल्क श्रम और बेगार कहा जाता था। नोट है दोस्तों, उद्योग धंधों के संस्थाओं को श्रेणी नाम से पुकारा जाता था या श्रेणी कहा जाता था। प्रमुख व्यापारिक संगठन हुआ करते थे दोस्तों, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिसमें श्रेणी, जिसे शिल्पियों का संगठन कहा जाता था, निगम व्यापारियों का संगठन कहा जाता था, संघ महाजनों का संगठन कहा जाता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, मुद्रा की स्थिति के विषय में देख लेते हैं। मौर्य वंश के मौर्य काल की राजकीय मुद्रा को पण कहा जाता था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मुद्राएं चांदी की बनी थीं वह निम्न थीं। मौर्य काल में कुछ मुद्राएं जारी की गई थी दोस्तों, जो चांदी के सिक्के की थीं, जिसमें पहला था कारसापण, दूसरा पण और तीसरा धारण। ये तीनों मुद्राएं चांदी की बनी थीं, जबकि भासक और काकड़ी तांबे की मुद्राएं थीं। मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए एक अधिकारी होता था दोस्तों, जिसे रूपदर्शक नाम से जाना जाता था या रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में एक ऐसी मुद्रा का भी प्रचलन था दोस्तों, जिसके ऊपर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप थी। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली मुद्रा का चलन मौर्य काल में भी था। अब हम लोग दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के बारे में, मौर्य वंश के सामाजिक व्यवस्था के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों मौर्य काल में मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों जो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था थी, इसकी जानकारी हम लोगों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेघस्थनीज के इंडिका से विस्तृत रूप से प्राप्त होती है।
बौद्ध साहित्यों में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जो आरोही क्रम में इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। देखते हैं दोस्तों कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी। तो स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात दोस्तों, जो हमारे आधुनिक युग में या मध्ययुगीन में पर्दा प्रथा या सती प्रथा आई है, उस समय मौर्य काल में नहीं थी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लड़कियों के विवाह की जो उम्र हुआ करती थी दोस्तों, वह मिनिमम 12 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र मिनिमम 16 वर्ष होती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। अर्थात स्त्री, जैसे मान लीजिए कोई स्त्री विधवा हो गई तो उन्हें पुनर्विवाह का, अर्थात जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी तो उसके लिए तलाक का भी अर्थात नियोग की भी व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विवाह विच्छेद की जानकारी प्राप्त होती है। सेना में दोस्तों सभी वर्णों को शामिल किया जाता था, अर्थात सभी वर्णों के लोगों को सेना में जाने की अनुमति थी। ये दोस्तों हो गया है मौर्य वंश, जिसमें हम लोगों ने मौर्य वंश को एकदम विस्तृत रूप से पढ़ा है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जो है नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर एक एक चीज़ रट जाएं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।